हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीमर्स क्लासेस। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 12 जनवरी 2023 में हुआ था और सीबीटी मोड पे था, ऑनलाइन पेपर था। आपको इससे ये आइडिया हो जाएगा देखकर कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सो आपको हेल्प हो जाएगी, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ज़रूरी भी है एग्ज़ाम देने से पहले। सो आपको ये हेल्प करेगा सीटेट 2023 के जो पेपर में होगा। ओके, ये 12 जनवरी का पेपर है जिसमें लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत है। बट हम लोग ये 30 क्वेश्चन करके इसको पेपर को करेंगे। 30 क्वेश्चन आज सीडीपी के मैं ले रही हूँ, उसके बाद 30 ईवीएस चलेगा, फिर 30 हिंदी चलेगा। ऐसे मैं 30 क्वेश्चन करके आपके 150 क्वेश्चन करा दूँगी और ये 12 जनवरी का पेपर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। पहला हमारा क्वेश्चन है विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। विकास क्या है, पहला ऑप्शन है एक अनिरंतर प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। फोर्थ ऑप्शन है वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। सो अब विकास क्या, डेवलपमेंट एक सिक्वेंशियल होता है, ऑर्डरली होता है और क्रम में चलता है, इसलिए विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जो ऑर्डरली चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है, इसलिए राइट आंसर इज ऑर्डरली चलता है। इसका सेकंड आंसर इज करेक्ट हो जाएगा, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है। इसमें पूछा गया, पहला ऑप्शन दिया गया वंशाणु, सेकंड ऑप्शन है आनुवांशिकता, थर्ड ऑप्शन है परिपक्वता एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय। हमारे विकास को कौन सा वातावरणीय कारक प्रभावित करता है, विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा वातावरणीय कारक है। तो हमारे विकास को प्रभावित कौन सा करता है, विद्यालय हमारे विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आनुवांशिकता, हेरिडिटी और मैच्योरिटी और जीन्स तो करते हैं, बट हमारे वातावरणीय जो कारक है प्रभावित करने वाला, वातावरण पूछा जो हमारे इन्वायरमेंट में पूछा अगर तो हम विद्यालय से ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय। स्कूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है। जो बहुत छोटे बच्चों के लिए पूछा गया, तो हम लोग हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन किससे होता है, हमारी माता पिता मम्मी पापा अगर उसमें समझे तो फैमिली से होता है। हम परिवार के पहले क्लोज होते हैं, इसलिए हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन और सामाजिकरण का प्राथमिक घटक जो होता है वो हमारी फैमिली होती है, परिवार होता है, प्रधान घटक होता है। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन तो हमारा विद्यालय से होता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसका है फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रिया अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है। अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारी होती हैं वो संवेदीगामक अवस्था में होती हैं, जो कि 0 to 2 ईयर्स में होता है। वो हमारी ये जीन पियाजे की जो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी हुई है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने इसमें 5 स्टेजेस बताए हुए हैं। जो पहले स्टेज है संवेदीगामक अवस्था, 0 to 2 ईयर्स चलती है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो वो चलती है हमारी 2 to 7 ईयर्स। थर्ड ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक 7 to 11 ईयर्स चलती है, एंड फोर्थ औपचारिक या इसको अमूर्त संक्रियात्मक भी बोलते हैं, तो वो 11 to 15 चलती है, 11 से 15, जिसमें हम अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का, अनैच्छिक क्रिया अधिगम कर प्रधान प्राथमिक माध्यम होती है, वो हमारी संवेदीगामक अवस्था में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हमारा जो जीन पियाजे ने दिया हुआ अडेप्टेशन दिया हुआ, अनुकूलन, हम किसी भी चीज़ में अडेप्ट मतलब अपने को खुद को बैलेंस करने के लिए, आप समझ लीजिए, अनुकूलन उसमें बैलेंस करने के लिए जो होते हैं। अडेप्टेशन में ही इन्होंने, अनुकूलन में ही समायोजन और समावेशन, अकोमोडेशन और सिमुलेशन 2 बताया हुआ है। जो हमारा, अगर हम लोग किसी चीज़ में
नई जानकारी में पुरानी जो जानकारी वैसे ही ऐड करते जाते हैं, वो हमारा समावेशन होता है, जिसमें कोई चेंजमेंट या मॉडिफिकेशन नहीं होता। बट जिसमें कोई चेंजमेंट, जैसे कि इसमें पूछा हो मौजूदा स्कीमा में जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, स्कीमा मीन्स होता है इन्फॉर्मेशन जो हमारे में, पूर्व ज्ञान जो हमारे में, उसमें अगर हम कुछ चेंजमेंट करें, मॉडिफाई कर रहे हैं, स्कीमा में बदलाव कर रहे हैं, तो वो हमारा समायोजन या अकोमोडेशन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडिफिकेशन या चेंजमेंट की बात आएगी तो समायोजन अकोमोडेशन में ही होगा। ओके, समायोजन हम पुरानी जानकारी में जो कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो समायोजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि हमारा हो जाएगा 6 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किससे प्रतिपादित किया था? समीपस्थ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो कि वाइगोत्स्की ने दिया था। स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी, शॉर्ट में बोलते हैं जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी बोलते हैं इसको, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जहाँ तक बच्चा पहुँच पा रहा है और जहाँ तक हम उसकी मदद करते हैं, उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको जेडपीडी बोलते हैं। मतलब ये एक स्थायी जो होती है हेल्प हम बच्चों को देते हैं, इसलिए जेडपीडी बोलते हैं। वो किसने दिया था? वो लेव वाइगोत्स्की, जो कि सामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और लेव वाइगोत्स्की, ये इनका जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग इन्होंने दिया था। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लेव वाइगोत्स्की ने विकास को डैश से, जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है आप देख कर डरिए मत, आप आराम से फिल कर सकते हैं, से डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। लेव वाइगोत्स्की ने विकास के, क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा। 7 में इसका क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की ने विकास को स्कीमा संप्रत्यय, स्कीमा की बात ही नहीं आती, स्कीमा शब्द हमारे जीन पियाजे ने दिया हुआ है। सामाजिक, ये सामाजिक आप समझ जाइए, बस ऐसे गेस कर सकते हैं आप। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। जहाँ सामाजिक शब्द होगा आपका ऐसे क्वेश्चन सही होना है। ओके, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं और अनुग्रहित प्रक्रियाओं। तो लेव वाइगोत्स्की ने विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए डैश चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। हाँ, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने इसमें इन्होंने वैसे मेन इनके 3 स्टेज हैं, उसके अंदर 6 स्टेजेस दिए गए हैं, 6 लेवल बताए हुए हैं। स्टेजेस 3 है मगर लेवल 6 हैं, जिसमें एक स्टेज में 2-2 लेवल बताए गए हुए हैं। तो इन्होंने पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए चरणों का क्रम प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो कितने क्रम दिए हुए हैं? 6 क्रम है। क्रम वाइज देखें तो 6 है, और स्टेजेस 3 दिए हुए हैं, जिसमें एक स्टेज में 2 लेवल आएंगे, चरण मतलब लेवल। ओके, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक दुविधा या नैतिक तर्क का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, जिसमें नैतिक तर्क ना करते हो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बताना चाहिए? संरचनावादी उपागम के अनुसार। संरचनावादी आप समझिए, संरचनावादी सिद्धांत किसने दिया था? संरचनावादी सिद्धांत हमारा दिया था कंठस्थ। इसमें पूछा संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बना? समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, सही है, होना चाहिए। निर्देशित खोज, अरे डिस्कवर तो हम एक्सप्लोर या डिस्कवर या अन्वेषण, हम तो बच्चों की बात ही करते हैं, ये ऑप्शन सही होगा।
और थर्ड ऑप्शन है सहयोगी अनुमान। सहयोगी अनुमान भी करेक्ट आंसर है। तो कंठस्थ क्या, रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन की हम लोग बात ही नहीं करते, ये नेगेटिव वर्ड है कंठस्थ। तो आप जैसे देखेंगे वैसे इस ऑप्शन को कट कर देंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा, जो विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, कंठस्थीकरण हो गया। ओके, और नेक्स्ट आंसर हम लोग आते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। बुद्धि लब्धि या IQ परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है, आप ये सही है और सही है नहीं है पे बिल्कुल ध्यान देकर चलेंगे, नहीं मोस्टली आपके क्वेश्चन इसी में गलत हो जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन आप गलत कर जाते हो, इसलिए अगर आप पेपर सॉल्व करो पहले इस पे ध्यान देना। ओके, ऑप्शन 1 है हमारा, वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। ऑप्शन 2 है हमारा, बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। ऑप्शन 3 है, बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है। ऑप्शन 4 है हमारा, बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारा बनेगा, बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। मगर हम कुछ भी मतलब बुद्धि को हम एकदम एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते कि ये बस एक ऐसे ही आप एक समझिए आइडिया लगा सकते हैं, बट एक्यूरेट जो होता है माप नहीं सकते, तो ये एक एरर ही हुआ, इसलिए एरर वे में लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन हुआ। 11वां क्वेश्चन है हमारा, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन प्याजे का मानना है कि डैश दिया हुआ है को प्रभावित करता है। ले वाइगोस्की का सुझाव है कि डैश फिर को निर्देशित करता है करती है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जीन प्याजे का मानना है कि जीन प्याजे क्या है? संज्ञान भाषा और संज्ञान भाषा विचार पर जीन प्याजे का मानना है कि संज्ञान और भाषा को प्रभावित करता है। ले वाइगोस्की क्या सुझाव देती है? तो आप ऐसे ही देख कर क्वेश्चन सही कर सकते। ले वाइगोस्की का सुझाव है कि उन्होंने पहले बोला है, देखो जीन प्याजे ने बोला हमारे विचार पहले आते हैं फिर भाषा आती है, और वाइगोस्की ने बोला है कि भाषा पहले आती है फिर विचार आते हैं। तो आप ये क्वेश्चन देख के ही करके सही कर दीजिएगा कि जीन प्याजे की बात आती है तो आप संज्ञान यानी विचार पहले आते फिर भाषा लेंगे, और जहाँ वाइगोस्की की बात आती है वो बोलते पहले भाषा आती विचार फिर बाद में विचार आते। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जीन प्याजे के अनुसार विचार या संज्ञान बोले वो पहले आते हैं फिर भाषा आती है, और वाइगोस्की के अनुसार भाषा पहले आती है फिर विचार आते हैं। तो इसका आंसर 1 करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन होगा हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? ये तो ऐसी बात होगी, जेंडर बायस की बात होगी, आप पढ़ते इसका आंसर दे सकते हैं कि ये एक पूर्वाग्रह हो गया, जेंडर बायनेस होगी, जेंडर लिंग पूर्वाग्रह जिसको बोलते हैं, कि हर चीज़ में अब ये अभी तक थॉट नहीं चेंज हो पाई। जैसे कि आप ग्रामर में भी देख लें, वहाँ अगर जो ग्रामर लिखा है जिन्होंने पहले में प्राचीन काल में, उन्होंने कहीं भी फीमेल वर्ड को वही नहीं किया है कि क्या है। अब संस्कृत में देख लीजिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, मगर स्त्री की बात कहीं नहीं हुई है। तो ये लिंग पूर्वाग्रह है जो पहले से चला आया है, हमारे आज भी समाज में चल रहा है, जो कि थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट बट पूरा नहीं चेंज हो पाया। तो इसको लिंग पूर्वाग्रह या जेंडर पूर्वाग्रह करेंगे। पाठ्य पुस्तक में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? क्वेश्चन तो नहीं ठीक है, बट इसका आंसर इसका जेंडर पूर्वाग्रह हो जाएगा, जेंडर बायनेस या लिंग पूर्वाग्रह। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये, एक शिक्षक शिक्षिका को ऑप्शन 1 है, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए। ऑप्शन 3 है, केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों की गति पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन 4 है, विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। तो आपका इसका आप पढ़ के ही देख लीजिए,
जो इसका आंसर बनेगा, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। बाकी के आपके सारे ऑप्शन गलत है। पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा, आप अनदेखा क्यों करेंगे विद्यार्थियों के सीखने की गति को? तो ये आंसर तो गलत है। केवल वर्ड लगा हुआ है पहले ही, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो दिया था, आप देख लीजिएगा जाके। नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड जहाँ भी केवल लगा होगा वो ऑप्शन तो हमारा वैसे भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 4 हुआ, विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी तो कहीं करनी ही नहीं है। वो ऑप्शन तो आप ऐसे ही देख के गलत कर दीजिएगा। जहाँ नेगेटिव वर्ड दिख जाए वो ऑप्शन आप करेक्ट एलिमिनेट करना सीख गए तो आधे क्वेश्चन आपको सीटेट में ऐसे ही आप करेक्ट कर जाओगे, आपके नंबर क्वालिफाई कर सकते हो ना पढ़े भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह पहला ऑप्शन है सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे। ऑप्शन 2 है केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करे। थर्ड ऑप्शन है चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें। ऑप्शन 4 है सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करें। जैसे कि देखिए ऑप्शन 14 क्वेश्चन 14 है ना, उसका सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन क्यों करेंगे? सीखने के उद्देश्य तो आकलन का उपयोग करने के लिए ये योगात्मक मूल्यांकन होता है, जबकि हमको रचनात्मक मूल्यांकन पे NEP 2020 भी जोर दे रहा है। तो हमें ओवरऑल पूरे ईयर 360 रिपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए और हम लोगों को पूरे ओवरऑल देना चाहिए, ना कि सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन कर यूनिट टेस्ट कराते हैं। ये तो ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन सेकंड है केवल मानकीकृत स्टैंडर्डाइजेशन, और केवल जो हमने पहले ही आपको बताया, वो जो हमने नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड में मैंने बताया वो था, उसको देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन तो वैलिड ऑप्शन तो पहले ही कट कर दोगे आप। और चल रही गतिविधि में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करेंगे, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, आगे भी पढ़ लेते हैं। सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करें। अर्धवार्षिक क्यों परीक्षा अनिवार्य करेंगे? इसका ऑप्शन 3rd ही करेक्ट होगा। चल रही गतिविधि में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करेंगे। हाँ, जैसे बच्चों की भागीदारी कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी हो रही है, उसके बेसिस पर आपको बच्चों को असेस करना है। ये आपका सबसे अच्छा है कि एक टीचर को असेस के लिए ये करना चाहिए। अच्छी आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? बाधा पड़ने की अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देने में नहीं किसी, ये तो सही ऑप्शन हुआ। अनुरूपकों को प्रयोग को बढ़ावा देंगे तो ये हमारे में बाधा तो होती नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न पूछने में खुले अंत वाले प्रश्न पूछने में, इसको आगे देखते हैं। आगे गहन चिंतन के लिए समय, गहन चिंतन क्या? गहन चिंतन रट कर याद करने कंठे से प्रश्न, ये ऑप्शन गलत हो गया। आप करके हमने पहले ही बताया था, आधे अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड पढ़ लोगे तो आपके आंसर ऐसे ही सही हो जाने। देखिए आपके पेपर में कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड की अगर आप वीडियो देख लेते हैं मेरी जो मैंने पहले दी हुई है, आधे ऑप्शन आप ऐसे ही ठीक कर दोगे, आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो रोट मेमोराइजेशन ये सब गलत है। रट कर या कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करने में क्या कर सकते, तो बाधा पड़ने की संभावना होती है, बिल्कुल सही है, इसमें होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षण। सेकंड ऑप्शन उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करना। थर्ड ऑप्शन है पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालय संस्कृति को सम्मान करना। और ऑप्शन 4 है केवल प्रभुत्ववादी संस्कृतियों में प्रचलित प्रथाओं का क्रियान्वयन करना। तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन सही होगा मानकीकृत, ये स्टैंडर्डाइजेशन तो पहले ही गलत हो जाएगा। आधे ऑप्शन आपको वही नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड में मिल रहा है कि आप गलत कर सकते हो, उसको देख के ही एलिमिनेट कर लोगे आप। उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी वर्ड गलत ही हुआ, नेगेटिव है। पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को समुन्नत करना। ऑप्शन 4 है हमारा केवल वर्ड भी हटा दीजिए, ऑप्शन 3 ही सही हुआ। देखिए कितने नेगेटिव वर्ड मिल रहे हैं हम लोगों को, जिससे हम देख कर ही बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 17 है मतलब गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनिवार्य रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में मतभेद, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, ये सभी किसके स्पष्ट संकेत हैं? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, ये सभी किसके स्पष्ट? जो हमारा डिसेबिलिटीज़ हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम अक्षमता जिसको हम बोलते हैं, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अधिगम अक्षमता ही हुआ, गलत शब्द जोड़ रहे हैं हम लोग, जिसे डिसलेक्सिया भी बोलते हैं, और शब्दों को इधर उधर कर रहे हैं, उसका सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं, तो वाक्य में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देते हैं, ये सभी डिसलेक्सिया या अधिगम अक्षमता के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान टिप्पणियाँ या नोट। ऑप्शन सेकंड है इसका रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान। ऑप्शन थर्ड है इसका चित्रात्मक सामग्रियों के स्पर्शनीय प्रतिमान या मॉडल। और ऑप्शन 4 है लिखित विवरण और आरेख। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सब मिशन को सफल बनाने के लिए, दृष्टिबाधित है मतलब कि वो ब्लाइंड है, तो उनके लिए हमें विभिन्न लिखित विवरण और आरेख, जिनको वो छू कर, क्योंकि वो देख नहीं सकते, बाधक बन सकते। देखो जब लिखित क्या करेंगे, वो देख ही नहीं सकते, उनके लिए ऑडिबल जो होगा हमारा रिकॉर्डिंग किए गए सब व्याख्यान वो सही है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूप व्याख्यान टिप्पणियाँ नोट, जो मतलब हम बोल कर जिनमें रिकॉर्डिंग हो, वॉइस हो, वो रिलेटेड ऑडियो हो, वो हेल्प करेंगे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को, ना कि लिखित विवरण और आरेख। जब वो देख ही नहीं सकते तो लिखित विवरण और आरेख उनको कहाँ से हेल्प करेंगे? तो ये बाधक है, इसलिए ये ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? स्वलीनता, जो कि जैसे कि रुक रुक के बोलना, हकलाना, ये स्वलीनता के अंदर आते हैं। ऑटिज्म बोलते हैं जिसको, ऑटिज्म बोलते हैं स्वलीनता, जिसमें हकलाना बुलाना, मतलब वो हकलाता है बच्चा, वो स्वलीनता के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण को, उत्कृष्ट होगा नहीं, जो स्वलीनता है वो हकला रहा तो उत्कृष्ट कहाँ से हो जाएगा? ये तो गलत ही हुआ, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अतिक्रियाशीलता नहीं, हाइपर एक्टिविटी नहीं होगा, वो बच्चा तो बहुत ज़्यादा मतलब कि सही से नहीं बैठेगा, उसके लिए वो दूसरी चीज़ हो गई। हाइपर एक्टिविटी की बच्चा सही से नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करता रहता है इधर उधर, उसका ध्यान भटक जाता है 2 मिनट में, वो हाइपर एक्टिविटी में। थर्ड ऑप्शन है पुनरावृत्ति आचरण व्यवहार। पुनरावृत्ति रिपीटेड बिहेवियर, मतलब कि एक ही बिहेवियर को वो बार बार करता है, कोई भी बोलता है और मतलब हकलाता है बार बार, वो कहते से ये रिपीटेटिव बिहेवियर होता है उसका। तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बनेगा। सामाजिक अंतक्रियाओं के लिए उत्साह, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर पुनरावृत्ति आचरण व्यवहार, वो बार बार एक ही हमारे बिहेवियर को या कोई भी कार्य को दोहराता रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट है वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन सेकंड वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं। ऑप्शन थर्ड है उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। ऑप्शन 4 है उनके विचारों में रचनात्मक और मौलिकता की कमी होती है। कौन सा सही है पूछा है ना, आप ये ध्यान दीजिए कि क्या पूछा है, कौन सा सही है, ना कि सही नहीं है ये। ओके, ऑप्शन नंबर वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, ठीक है। नहीं, वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा नहीं, वो जब प्रतिभाशाली हैं तो उनको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा प्रयास नहीं करते, बल्कि मंदबुद्धि जो या जड़ बुद्धि बालक होते हैं, जो औसत नीचे होते हैं, उनको अत्यधिक प्रयासों द्वारा उनको ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं सीखने के लिए, बट
इसमें नहीं, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीख जाते हैं। सेकंड है वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं। नहीं, मंदबुद्धि बालक जब प्रतिभाशाली है तो वो बहुत जल्दी किसी जानकारी को समझ लेगा। क्यों? प्रतिभाशाली क्यों आके वो जानकारी को जल्दी समझ लेते, जल्दी काम कर लेते। ये मंदबुद्धि बालकों में ये क्वालिटीज़ होती हैं कि वो अधिक समय लेते हैं। और थर्ड ऑप्शन है उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। हाँ, ये औसत से अधिक क्षमता होती है उनमें जो एबिलिटीज़ होती है वो अबव एवरेज एबिलिटी होती है, वो बहुत प्रतिभाशाली है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हुआ। ओके, तो इनके विचारों में 1 मिनट इधर गलत थोड़ा सा हो गया। इसका मैं रेज कर दूँ, नहीं आप लोग इसका आंसर समझोगे कि मैंने इसको फोर्थ ऑप्शन पे लगाया हुआ। रुकिए 1 मिनट। इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर इसका सही होगा। 3 पे मैंने टिक किया हुआ है। ओके, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 पहुंचने वाले हम लोग। अभिकथन, जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन को देख कर ही आप डर जाएंगे, जो कि सीटेट का नया पैटर्न है। असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन जो चल रहे हैं, जिनको देखकर बच्चे डर जाते हैं, और डरना लाजमी भी है क्योंकि पढ़ने में एक तो लेंदी है और समझने में भी लेंदी है। इसलिए बस आपको कॉन्सेप्ट समझ के चलिए तो आप कर लेंगे, इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं। बस कॉन्सेप्ट आपको समझ के चलिए, आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 है ये प्राथमिक, इसका जो असर्शन दिया हुआ है, अभिकथन जिसको बोलते हैं हिंदी में, प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। अब इसका तर्क जो रीज़न दिया हुआ है, सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा की जाती है। और इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 है ए और आर, मतलब असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और रीज़न असर्शन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकंड है इसका असर्शन और रीज़न दोनों सही है, लेकिन रीज़न और असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। रीज़न जो ऑप्शन थर्ड है इसका असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है। ऑप्शन 4 है इसका असर्शन और रीज़न दोनों गलत है। तो इसका आंसर जो होगा, आप इसमें पूछा गया प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। इसका ये होगा ए और दोनों गलत है, क्योंकि नहीं, गलत है दोनों। प्राथमिक कक्षाओं में आप कैसे व्याख्यान दे सकते हो? वो छोटे छोटे बच्चे आपके लेक्चर सुनेंगे, बिल्कुल गलत है। ए और दोनों, असर्शन और रीज़न दोनों गलत है। व्याख्यान की बात ही नहीं होगी। प्राइमरी में आप बच्चों को वो व्याख्यान दोगे और वो भी प्रमुख रूप से, गलत है, दोनों गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए और दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। वास्तविक दुनिया के संदर्भों में सीखने के लिए मस्तिष्क और डैश है जो फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया हुआ है, इसलिए विद्यार्थियों को फिल इन द ब्लैंक्स से अधिगम पर जोर देना चाहिए वास्तविक दुनिया के संदर्भ में। ऑप्शन ए सक्षम रचनात्मक, ऑप्शन सेकंड है असक्षम और अन्वेषण, और ऑप्शन थर्ड है सक्षम पाठ्यपुस्तक आधारित, ऑप्शन 4 है असक्षम गैर संदर्भित। तो इसका वास्तविक दुनिया के संदर्भ से सीखने के लिए मस्तिष्क में जो होता है सक्षम हो जाएगा, कैपेबल होता है हमारा, और कंस्ट्रक्टिव, हाँ ये ठीक है, कंस्ट्रक्टिव अधिगम होता है हमारा, रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए। तो ये हमारा सक्षम, ये भी हमारा सेकंड आंसर भी सही हो सकता था, बट इसमें असक्षम उन्होंने लिख दिया, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा, जिसमें असक्षम लिखा है, और इसे पाठ्यपुस्तक आधारित के लिए थर्ड ऑप्शन है, इसलिए गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, सक्षम और रचनात्मक होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन पर आ गए हैं? 23 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रचनावाद किसका समर्थन करता है? कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो किसको एडवोकेट करता है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का, सेकंड शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति का, और ऑप्शन थर्ड है हमारा पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन का, और फोर्थ ऑप्शन है रटकर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन का।
तो विद्यार्थियों के नए ज्ञान के सृजन का ऑप्शन फर्स्ट ही मुझको सही लग रहा है, बट आगे भी पढ़ते हैं। ऑप्शन सेकंड है शिक्षक द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति गलत। नए ज्ञान की अस्वीकृति क्यों करेंगे, हमारा स्वीकृत है नए ज्ञान तो सृजन करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है पहले सर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन का, ऑलरेडी जो ज्ञान है उसका क्या पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन करना, ये भी गलत ही हुआ। रिप्रोडक्शन क्यों करेंगे, पहले से अर्जित ज्ञान है तो। रट कर रोट, ये तो आप देखते ही गलत मार दिए, जिसका रेट मेमोराइजेशन तो होता ही नहीं। तो इसका सही आंसर जो बनेगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों के द्वारा नए ज्ञान के सृजन का रचनावाद इसी का समर्थन करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में 25 है, जो कि एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है। ऑप्शन 1 मौखिकीकरण, ऑप्शन 2 अनुरूपात्मक चिंतन, ऑप्शन 3 साधक अंत विश्लेषण, ऑप्शन 4 है कार्यात्मक स्थिरता या जड़ता। इस समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने के मतलब कि कोई हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, उसको कि इंटरमीडिएट मतलब कि हम कई पार्ट में वो कर रहे हैं, मध्यवर्ती उपलक्ष्य में युक्ति विभाजित कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन 3 साधन अंत विश्लेषण, मतलब मीन्स एंड एनालिसिस करेंगे इसका, तो साधनों का पता लगाना एनालिसिस करना ही कहलाता है। इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन बनेगा, जो कि मीन्स एंड एनालिसिस है, साधक अंत विश्लेषण। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर फिर असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन मिल चुका था आपको। अध्यापक को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज लाइफ सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। इसका तर्क रीजन जो दिया हुआ है, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत द्वारा एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और आगे के अधिगम में बहुत मायने रखती हैं। ऑप्शन 1 इसका जो दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है और ए और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकंड है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन 4 है ए और दोनों गलत है। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए, उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। इसका असर्शन तो बिल्कुल ठीक ही दिया हुआ है, इसका असर्शन बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। और रीजन पढ़ते हैं, विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल जो हमारी होती हैं अवधारणाएं और आगे के लिए बहुत मायने रखती है। बिल्कुल सही है, हाँ मुझे बिल्कुल सही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है और जो रीज़न है असर्शन की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दोनों सही है, असर्शन और रीज़न दोनों सही है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन 27 नंबर है। बहुत क्वेश्चन आ रहा है असर्शन रीजन के। तो विद्यालयों को ऐसे शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर ना दें। विद्यालयों को ऐसे शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा दें जो केवल सीखी गई ये सामग्री, हाँ असर्शन तो मुझको ठीक लग रहा है, असर्शन बिल्कुल ठीक है। और रीज़न क्या दिया हुआ इसका, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक है। नहीं, रीज़न इसका गलत। इमोशंस और कॉग्निटिव मतलब थॉट्स जो हैं वो कैसे अलग हो सकते हैं, जो हम थॉट्स होते हैं वही इमोशंस हमारे उसी पे डिपेंडेंट करते हैं, बिल्कुल नहीं। असर्शन सही है इसका बट रीज़न गलत है, रीज़न गलत हुआ। संवेग और संज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि पृथक हैं एक दूसरे से, उनका संबंध है एक दूसरे से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 27 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ए सही है, असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है, आर गलत है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा का या इंटरनल मोटिवेशन आप बोल सकते हो, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है बोला हुआ है इसमें। कौन सा आंतरिक, नकद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना, नहीं ये आंतरिक नहीं है।
सेकंड पढ़ते हैं हम लोग, अपने साथियों की प्रशंसा पाने के लिए नृत्य का प्रदर्शन करना, नहीं। प्रथम स्थान पर आने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना, जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना। जिज्ञासा, आंतरिक, अगर आप क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को लेकर, आप क्यूरियस हैं किसी चीज़ को लेकर, ऑप्शन इसका 4 सही होगा। और सही होगा। अब अगर खुद अब आप सोचिए, नकद पुरस्कार, अगर बाहर ये नकद पुरस्कार क्या हुआ आपका, जो कैश प्राइज दे रहे हैं आपको, वो तो इंटरनल मोटिवेशन नहीं हुआ आपका, एक्सटर्नल हुआ नकद पुरस्कार। आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं है अपने साथियों की प्रशंसा पाने के लिए, वो भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अपने साथियों की प्रशंसा, आप खुद से मोटिवेट नहीं हो रहे हैं वो किसी चीज़ को लिए। प्रथम स्थान, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। जिज्ञासा, बस आप किसी चीज़ के लिए क्यूरियस होते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, उसको जानने के लिए किसी विषय पर आप रिसर्च करते, शोध करते हैं, तो वो आपका इंटरनल मोटिवेशन हो गया, कि आंतरिक अभिप्रेरणा हो गया। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 पर बढ़ते हैं। चलिए, खत्म हो रहा है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन 1 हो गया कक्षा का परिवेश, ऑप्शन 2 का संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन 3 हो गया शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ, ऑप्शन 4 हो गया शिक्षार्थियों के तत्परता का स्तर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा, कक्षा का परिवेश भी हमारा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। संसाधन, रिसोर्सेज होते हैं, वो भी प्रभावित करते हैं, कि हमारे अगर स्मार्ट बोर्ड है या बहुत सारे रिसोर्सेज स्कूल में, तो वो हमारे सीखने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं, वो हमारे प्रभावित करते हैं, उनका इफेक्ट पड़ता है, जो हमारे लिए इन्फ्लुएंस होते हैं। आगे शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ जो होती है, पेडागोजी, हमें वो कैसे पढ़ा रहे हैं, किस विधि का उपयोग कर रहे हैं, इसका तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है शिक्षण में, सीखने पर हमारे, कि हम कैसे सीख रहे हैं। सभी लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं, सभी बच्चों में किसी को किसी तरह से समझ में आता है, तो किसी बच्चे को किसी तरह से। तो एक टीचर कैसे शिक्षण शास्त्रीय विधियों का क्लास में उपयोग कर रहा है या प्रयोग कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, तो उसका इफेक्ट बहुत पड़ता है सीखने में, हमारे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने में। ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों की तत्परता। हाँ, अगर वो तत्पर हैं कि नहीं, उनका रेडीनेस लेवल भी होना चाहिए। आप सीखने के लिए तत्पर हो कि ज़बरदस्ती आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। अगर आप अभी की माने, आप सीखने के लिए, आप की क्लास क्यों ले रहे हो, आप सीखने के लिए तत्पर हो, सीटेट आप खुद पास होना चाहते हो, तो आपके अंदर एक रेडीनेस, एक क्यूरियोसिटी है कि हमको पास होना खुद के लिए, आप तत्पर हो उस चीज़ के लिए सीखने के लिए, तो आप बहुत जल्दी सीखोगे, तो वो हमें बहुत प्रभावित करता है। तो हमारे चारों ही आंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ही आंसर सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आपके 13 क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 13, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? एक अनुकूल पूछा है। अधिक से अधिक जोखिम, अधिक से अधिक जोखिम। सेकंड है हमारा विकर्षणों व्यवधान का न्यूनतम होना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना, और फोर्थ ऑप्शन हुआ हमारा अनम्य या गैर लचीली शैक्षणिक कार्य प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 13 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा इसका हो जाएगा विकर्णों व्यवधान का न्यूनतम होना। हमारा किसकी आवश्यकता होती है? हमें कोई मतलब व्यवधान ना हो, व्यवधान कम से कम हो, हमारा पढ़ने में तभी मन लगेगा। नहीं यहाँ शोर हो रहा है, वहाँ डीजे चल रहा है, तो जितना से ज़्यादा व्यवधान होगा या हमारे कोई डिस्टर्बेंस जितना भी कम होगा, हमारा शिक्षण अधिगम वातावरण उतना ही अच्छा होगा। और एक अनुकूल शिक्षण वातावरण के लिए, अधिगम के लिए डिस्टर्बेंस जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा वो होनी चाहिए, कि डिस्टर्बेंस किसी भी चीज़ का ना, तो हम जल्दी सीखेंगे। कि अनुकूल शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है कि डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, व्यवधान किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। यहाँ डीजे चल रहा है, वहाँ शोर हो रहा है, इससे वो बहुत इफेक्ट करता है हमारे शिक्षक वातावरण। सो थैंक यू सो मच। हमारे 30 क्वेश्चन जो थे CDP के वो हो गए हैं, और आपको अच्छा लगा। मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा सा आपको नहीं क्लियर दिखेगा, बट क्या करूँ, कितना मैं टाइप करके करती, इसलिए मैंने एज अ PDF ही ले लिया और उसको सॉल्व करा दिया, क्योंकि मुझे दिक्कत हो रही थी इतने सारे क्वेश्चन, मतलब कि उसको वो बनाने में, PDF बनाने में, फिर लिखने में, इसलिए मैंने ऐसे ले लिया। आपको थोड़ा सा हाँ देखने में आपको हो सकता है मे बी कि आपको दिक्कत होगी, क्लियर नहीं होंगे क्वेश्चन, बट
फिर भी आप कोशिश करिएगा, मैंने बहुत मेहनत की है। अगर आपको अच्छी लगी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको बहुत हेल्प होगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।